हेलो एवरीवन, दिस इज श्रुति। वेलकम बैक टू क्यूरियस कैट चैनल। कैसे हैं आप सभी स्टूडेंट? आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ जून मंथ के डिफेंस से रिलेटेड क्वेश्चन। जी, जो रक्षा वाला टॉपिक होता है डिफेंस वाला, उससे रिलेटेड क्वेश्चन मैं आपको आज कंप्लीट कराने वाली हूँ। इससे पहले मैंने आपके लिए जो जून का स्पोर्ट्स सेक्शन हो गया, अपॉइंटमेंट्स हो गई, सबमिट्स हो गई, ये सारी चीज़ें कंप्लीट कराई हुई हैं। आपके लिए मैं ऐसे ही टॉपिक वाइज मंथली सेशन लेकर आ रही हूँ। इन सेशन को आप जरूर ज्वाइन कीजिएगा, क्योंकि मैं सेशन आपके लिए बहुत डिटेल में कंप्लीट करा रही हूँ। इसलिए इस चैनल को ज़्यादा लोगों तक पहुँचाइए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और जो भी मैं आपके लिए टॉपिक लेकर आ रही हूँ करंट अफेयर का, ये आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। क्वेश्चन नंबर 1 इज रक्षा मंत्रालय ने एस्ट्रा MKI बियॉन्ड विजुअल रेंज मिसाइलों के लिए कितने करोड़ के सौदे को मंजूरी दी है? एस्ट्रा MKI बियॉन्ड रेंज विजुअल रेंज मिसाइल 2997 करोड़, 2971 करोड़, 2989 करोड़ या 2977 करोड़। तो इसका आंसर है 2971 करोड़। जी हाँ, 2971 करोड़ रुपए के लिए जो एस्ट्रा MK बियॉन्ड मिसाइल है, इसके लिए मंजूरी दी गई है 2971 करोड़ रुपए की। अब देखिए थोड़ा एस्ट्रा MK मिसाइल के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। ये है, आप देख सकते हैं मिसाइल। अब देखिए रक्षा ये स्वदेशी रूप से विकसित मिसाइल है, और इसके लिए जो ये किस तरीके की मिसाइल है, तो ये है एयर टू एयर मिसाइल। किस तरीके की मिसाइल है? एयर टू एयर मिसाइल। अब इस मिसाइल को बनाने के लिए जो अनुबंध हुआ है वो हुआ है भारत डायनेमिक लिमिटेड के साथ। अब भारत डायनेमिक लिमिटेड की अगर बात की जाए, तो भारत डायनेमिक लिमिटेड का जो हेडक्वार्टर है वो है हैदराबाद में। ठीक, हैदराबाद में है इसका हेडक्वार्टर। और इसकी जो स्थापना हुई है भारत डायनेमिक लिमिटेड की, वो ही 1970 में, 1970 में इसकी स्थापना हुई है। इसका हेडक्वार्टर भारत डायनेमिक लिमिटेड का हेडक्वार्टर है हैदराबाद में। अब इसके हेड जो है भारत डायनेमिक लिमिटेड के, तो वो है सिद्धार्थ मिश्रा। जी हाँ, सिद्धार्थ मिश्रा जो है भारत डायनेमिक लिमिटेड के हेड हैं। अब इसको याद करने की मैं आपको एक ट्रिक बताती हूँ। जैसे कि जो एक रिसेंटली मूवी आई थी शेरशाह, है ना, उसके हीरो कौन है? वो थे सिद्धार्थ मल्होत्रा। चूंकि ये जो मिसाइल है, मिसाइल से रिलेटेड चीज़ें हैं, है ना, डिफेंस से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं, तो आप थोड़ा सा कनेक्ट कर सकते हैं। चूंकि ये मिसाइल बनाने में किसके साथ अनुबंध हुआ है? भारत डायनेमिक लिमिटेड के साथ। और उसके हेड कौन है? सिद्धार्थ मिश्रा। तो आप कनेक्ट कर सकते हैं सिद्धार्थ मल्होत्रा से। ठीक, और हेडक्वार्टर इज इन हैदराबाद, और 1970 में स्थापना हुई है। और हाँ, हैदराबाद में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, भारत का सबसे बड़े डेटा सेंटर की स्थापना हुई है। कहाँ की जा रही है? हैदराबाद में। भारत का ये सबसे बड़ा डेटा सेंटर है। कहाँ? हैदराबाद। ठीक है, ये पॉइंट भी याद रखिए। और तेलंगाना में, जैसे कि हैदराबाद तेलंगाना में है, तो तेलंगाना में टी हब की स्थापना की जा रही है। टी हब बन रहा है, और तेलंगाना में ही 100 मेगावाट सौर ऊर्जा संयंत्र, इसकी ये सबसे बड़ा सौर ऊर्जा संयंत्र है तैरता हुआ। भारत का सबसे बड़ा तैरता हुआ सौर ऊर्जा संयंत्र है, जो कि 100 मेगावाट का है। कहाँ बन रहा है? ये भी तेलंगाना में। ठीक है, ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जिसको आप याद रखिएगा। ओके, देखिए जो एस्ट्रा MK1 हवा से हवा मार करने वाली मिसाइल है, ये आपको मैं बता चुकी हूँ पॉइंट्स। और इसे हैदराबाद के स्थित भारत डायनेमिक लिमिटेड द्वारा तैयार किया गया। इसके जो हेड है वो आप सिद्धार्थ मल्होत्रा से याद रखिए। सिद्धार्थ मिश्रा इसके हेड है, चूंकि डिफेंस से रिलेटेड है क्वेश्चन। और 100 किलोमीटर की रेंज एक्स्ट्रा MK1 जो लड़ाकू विमान की पहली बार परीक्षण हुआ था। कितना? 100 किलोमीटर की रेंज का जो MK1 लड़ाकू विमान था, उसका जो पहली बार परीक्षण हुआ था, वो कब हुआ था? मई 2003 में। मई 2003 में इसका पहली बार MK1 लड़ाकू विमान का परीक्षण हुआ है। और इसे किसके साथ, कौन से विमान के साथ इंटीग्रेटेड करके बनाया गया? इसको इंटीग्रेट किया गया था Su-30 MKI के साथ, जो एकीकृत किया गया है Su-30 MKI के साथ MK1 मिसाइल को इंटीग्रेटेड किया गया था। ठीक है, उसका कुछ सालों बाद इस मिसाइल को तेजस मार्क 1A और उन्नत MiG-29 के साथ भी एकीकृत किया जाएगा। ये पॉइंट्स आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं। ओके, नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। और इस मिसाइल के बारे में मैंने आपको पूरी चीज़ें कंप्लीट करा दी है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज पूर्व खान क्वेस्ट शांति रक्षा अभ्यास का संबंध किस खेल से है? बांग्लादेश, नेपाल, श्रीलंका या मंगोलिया? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 4, मंगोलिया। ठीक, पूर्व खान क्वेस्ट शांति रक्षा अभ्यास जो है इंडिया और मंगोलिया के बीच में होता है। और इंडिया और मंगोलिया के बीच में एक और रक्षा अभ्यास होता है जिसका नाम है नेमोडिक एलिफेंट। ठीक है, ये जो नेमोडिक एलिफेंट है ये भी होता है इंडिया और मंगोलिया के बीच में। मंगोलिया की जो कैपिटल है वो है उलन बतोर,
और यहाँ करेंसी चलती है मंगोलियाई तुगरिक, ये यहाँ की करेंसी है। ठीक, अब देखिए मंगोलिया के लिए हाल ही में इंडिया ने $1 अरब की मदद की है। कितने की? $1 अरब की। मंगोलिया में जो तेल शोध केंद्र बनना है, शोध जो रिफाइनरी है वो बननी है, उसके लिए मंगोलिया के लिए इंडिया द्वारा $1 अरब की हाल ही में 2022 में मदद की गई है। ये करंट अफेयर का क्वेश्चन है, यहाँ पे याद रखिएगा। कितने की? $1 अरब की। किस चीज़ के लिए? वहाँ रिफाइनरी बनने के लिए मंगोलिया में। ठीक, और हाल ही में इंडिया ने जो गौतम बुद्ध हैं उनके लिए 22 अवशेषों में से, गौतम बुद्ध के पूरे जो 22 अवशेष हैं, 4 अवशेषों को कहाँ भेजा है? मंगोलिया भेजा। ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। गौतम बुद्ध के 22 अवशेषों में से 4 अवशेषों को कहाँ भेजा इंडिया ने? इंडिया द्वारा मंगोलिया भेजा गया है। ठीक, अब देखिए ये जो खानक्वेस्ट 2022 बहुराष्ट्रीय शांति रक्षा अभ्यास है, ये 14 दिन तक चला था और इसमें 16 देशों के दलों ने शामिल हुए थे। कितने जो देश थे? 16 देश। कितनी कंट्रीज थी इसमें जिन्होंने पार्टिसिपेट किया है? तो वो थी 16 कंट्रीज। और इसका जो उद्घाटन हुआ है मंगोलिया के राष्ट्रपति उखनिक खुरेलसुख ने किया। अब ये जो उखनगिन खुरेलसुख हैं, उखनगिन खुरेलसुख ने किया है। किन्होंने किया है? उखनगिन खुरेलसुख। ये जो थे पहले पीएम रह चुके हैं। कहाँ के? मंगोलिया के। पहले ये प्रधानमंत्री थे और हाल ही में इन्हें क्या बनाया गया था? राष्ट्रपति बनाया गया है। और भारतीय सेना का जो प्रतिनिधित्व किया है लद्दाख स्काउट की टुकड़ी ने किया था। ठीक है, और यह सैन्य अभ्यास भारतीय सेना और प्रतिभागी सैन्य विशेष रूप से मंगोलिया के सशस्त्र बलों के बीच रक्षा सहयोग के स्तर को बढ़ाएगा। अब जब ये सैन्य अभ्यास हो रहा है तो इससे क्या बेनिफिट्स होंगे? ये भारतीय सेना और प्रतिभागी सैन्य विदेशों के मंगोलिया के सशस्त्र बलों के बीच जो रक्षा सहयोग है उसको मजबूत करने में मदद करेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज भारतीय वायुसेना का विरासत केंद्र कहाँ स्थापित किया जाएगा? दिल्ली, जयपुर, चंडीगढ़ या लखनऊ? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 3 चंडीगढ़। जी हाँ, चंडीगढ़ में भारतीय वायुसेना का विरासत केंद्र जो है स्थापित किया जा रहा है। अब चंडीगढ़ में हाल ही में 47th GST काउंसिल की मीटिंग हुई है। ये थी कौन से नंबर की? 47th GST काउंसिल मीटिंग हुई है हाल ही में चंडीगढ़ में। अब चंडीगढ़ में जो है भारत का पहला एम्प्यूटी सेंटर बना है। भारत का पहला एम्प्यूटी सेंटर जो बना है, एम्प्यूटी क्लिनिक। ठीक है, यह है एम्प्यूटी क्लिनिक जो बना है। कहाँ बना है? चंडीगढ़ में बना है। अब एम्प्यूटी क्लिनिक क्या है? जो भी मतलब अलग से सर्जरी वगैरह होती है ना, अलग से पार्ट्स लगते हैं, उन सब से रिलेटेड होता है ये एम्प्यूटी क्लिनिक। ठीक है, जो बॉडी के पार्ट्स होते हैं जैसे उनसे रिलेटेड है ये एम्प्यूटी क्लिनिक। ठीक है, और ये कहाँ बना है भारत का पहला? तो ये बना है चंडीगढ़ में और ये बना था 2021 में, फरवरी 2021 में, फरवरी 2021 में ये बना था। ठीक, और हाल ही में जो 47 GST काउंसिल मीटिंग हुई है ये अभी हाल ही में हुई है। ठीक, देखिए जो पंजाब के राज्यपाल और केंद्रशासित प्रदेश चंडीगढ़ के प्रशासक श्री बनवारी लाल पुरोहित और वायुसेना के प्रमुख जो एयर चीफ मार्शल VR चौधरी हैं, इन्होंने मिलकर इस विरासत केंद्र की स्थापना की है। वायुसेना जो विरासत केंद्र बनाया जा रहा है उसकी स्थापना पंजाब के राज्यपाल और एयर चीफ मार्शल जो हैं VR चौधरी ने इसकी स्थापना की है। और भारतीय वायुसेना के लिए अब ये बनाया क्यों जा रहा है? यह केंद्र इसलिए स्थापित किया जा रहा है और जो भी इनका जो युद्ध में योगदान रहा है, भारतीय वायुसेना का जो योगदान रहा है, उनके जो अचीवमेंट्स रहे हैं, उन सबको वहाँ पे प्रदर्शित किया जाएगा, वहाँ दिखाया जाएगा। तो इसके लिए विरासत केंद्र की स्थापना की जा रही है। ठीक है, और चंडीगढ़ प्रशासन और भारतीय वायुसेना ने इस परियोजना को 2022 तक पूरा करेंगे। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन इज संप्रति सैन्य अभ्यास भारत और किस देश के बीच में हुआ है? बांग्लादेश, सिंगापुर, श्रीलंका या वियतनाम? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 1 बांग्लादेश। जी हाँ, बांग्लादेश और भारत के बीच में संप्रति का अभ्यास हुआ है। अब बांग्लादेश में हाल ही में स्टडी इन इंडिया मीट का उद्घाटन किया गया है। स्टडी इन इंडिया मीट, ठीक, स्टडी इन इंडिया मीट 2022 इसका उद्घाटन किया गया है। और इसमें बांग्लादेश के शिक्षा मंत्री और भारत से जो बांग्लादेश में उच्चायुक्त है, हाई कमिश्नर हैं, वो हैं विक्रम दोरायस्वामी। ये इन्होंने पार्टिसिपेट किया था। ठीक है, इनका नाम है विक्रम दोरायस्वामी। और बांग्लादेश में जो गश्ती अभ्यास है, जो कॉर्पोरेट एक्सरसाइज है, कॉर्पोरेट एक्सरसाइज भारत और किसके बीच में? बांग्लादेश के बीच में, वो हुई है 22 से 23 मई के बीच। और ये जो एक्सरसाइज हुई है 22 से 23 मई के बीच, ये हुई है बंगाल की उत्तर खाड़ी में।
जो बंगाल की उत्तरी खाड़ी है वहाँ ये आयोजित की गई थी। कॉर्पोरेट जो एक्सरसाइज है गश्ती अभ्यास 2022 का 22 से 23 मई को आयोजित किया गया है। और कहाँ किया गया था? बंगाल की उत्तरी खाड़ी में आयोजित किया गया था। और स्टडी इन इंडिया मीट जो 2022 हुई है वो भी बांग्लादेश में हुई है। और भारत से जो पार्टिसिपेट किया था, भारत में जो बांग्लादेश के उच्चायुक्त हैं वो है विक्रम दोरायस्वामी और वहाँ के शिक्षा मंत्री, इन्होंने स्टडी इन इंडिया मीट का उद्घाटन किया है। ठीक है, और कहाँ किया गया है? ये ढाका में। बांग्लादेश के स्टडी इन इंडिया मीट का जो 2022 का उद्घाटन किया गया था, ये कहाँ किया गया था? बांग्लादेश के ढाका में। और कॉर्पोरेट गश्ती जो एक्सरसाइज होती है वो हुई है 22 से 23 मई के बीच में बंगाल की उत्तरी खाड़ी में। ठीक है, अब देखते हैं कुछ संप्रति एक्सरसाइज के बारे में। अब ये जो एक्सरसाइज हुई है इसका आयोजन हुआ था 5 से 16 जून के बीच में। और इसमें भारतीय दल का जो प्रतिनिधित्व किया था वो किया था डोगरा रेजिमेंट ने। ठीक है, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। जो संप्रति एक्सरसाइज हुई थी इसमें भारत का प्रतिनिधित्व किया है डोगरा रेजिमेंट ने। और इस सैन्य अभ्यास को आयोजित करने का जो उद्देश्य है, पर्पस है, वो देश की सेनाओं के बीच अंतःक्रियाशीलता और उनके सहयोग, जो भी दोनों देश की जो सेना है उनके बीच आपसी सहयोग को मजबूत करना है। ठीक है, नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज परमाणु सक्षम अग्नि 4 बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण कहाँ किया गया है? परमाणु सक्षम अग्नि 4 बैलिस्टिक मिसाइल तमिलनाडु, उड़ीसा, केरल या राजस्थान? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 2 उड़ीसा। जी हाँ, उड़ीसा में परमाणु सक्षम अग्नि 4 बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण किया गया है। और अग्नि 4 मिसाइल की, बैलिस्टिक मिसाइल की अगर बात की जाए तो इसमें 5th जनरेशन कंप्यूटर का यूज हुआ है। कौन सी जनरेशन कंप्यूटर का यूज हुआ है? 5th जनरेशन कंप्यूटर का। ठीक है, और इससे पहले जो अग्नि 5 मिसाइल का परीक्षण, बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण हुआ था तो उसकी जो क्षमता थी 5000 किलोमीटर वार करने की थी। अग्नि 5 जो मिसाइल थी इसकी क्षमता जो थी, मारक क्षमता, वो 5000 थी। ठीक है, और उड़ीसा की अगर बात की जाए तो उड़ीसा में हाल ही में ओलंपिक मूल्य शिक्षा कार्यक्रम की शुरुआत हुई है। जो ओलंपिक मूल्य शिक्षा कार्यक्रम है उसकी शुरुआत भी कहाँ हुई है? वो भी हुई है ओडिशा में। और MSME अवार्ड, इस साल का जो MSME अवार्ड है वो भी किसको मिला है? उड़ीसा को। ये सारे पॉइंट्स आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। उड़ीसा को 2022 का जो MSME अवार्ड है वो भी उड़ीसा को मिला है हाल ही में। और ओलंपिक मूल्य शिक्षा कार्यक्रम की शुरुआत उड़ीसा में हुई है। और 5th जनरेशन कंप्यूटर, जो इससे पहले 5th जनरेशन कंप्यूटर का यूज़ किस में हुआ है? अग्नि 4 मिसाइल में हुआ है। ये सारे पॉइंट्स आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं। और इससे पहले जो परीक्षण किया गया था वो किया गया था अग्नि 5 मिसाइल का, जिसकी मारक क्षमता कितनी थी? 5000 किलोमीटर। ठीक, ये सारे पॉइंट्स आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं। अब देखिए, जो ये अग्नि 4 मिसाइल है इसके बारे में कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट जैसे कि मैं आपको बता चुकी हूँ। APJ अब्दुल कलाम द्वीप में 4th बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण किया है। और APJ अब्दुल कलाम द्वीप है जो कि कहाँ है? उड़ीसा में, चांदीपुर में। इस मिसाइल की जो मारक क्षमता है वो 4000 किलोमीटर है। लेकिन जो अग्नि 5 मिसाइल जो थी जिसका परीक्षण पहले हो चुका है उसकी मारक क्षमता कितनी बताई है? वो थी 5000 किलोमीटर। अग्नि 5, जैसे कि मैं आपको बता चुकी हूँ। और यह एक इंटरमीडिएट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल, किस तरीके की मिसाइल है? यह एक इंटरमीडिएट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल। ठीक, ये सारे पॉइंट्स आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज पद्मा केंद्रीकृत भुगतान प्रणाली का संबंध किससे है? पद्मा केंद्रीकृत भुगतान प्रणाली, ये जो है एक पेमेंट प्रोसेस है, प्रणाली है, वायुसेना से, थल सेना से, केंद्रीय तटरक्षक बल से, इनमें से कोई तो इसका संबंध है। पद्मा केंद्रीकृत भुगतान प्रणाली का संबंध है केंद्रीय तटरक्षक बल से, जो इंडियन कोस्ट गार्ड है उनसे रिलेटेड है। ठीक है, अब देखिए, रक्षा मंत्रालय ने मासिक भत्तों के विवरण पे रोल ऑटोमेशन का उद्घाटन रक्षा महानियंत्रक श्री रजनीश कुमार ने किया था। और पद्मा एक ऐसा नवीनतम ऑटोमेशन मंच है जो लगभग 15,000 भारतीय तटरक्षक कर्मियों के वेतन भत्तों का समय समय पर विवरण देगा। अब ये जो पद्मा भुगतान प्रणाली स्टार्ट की गई है इसमें मेनली क्या दिया गया है? जो तटरक्षक कर्मी होते हैं उनके जो सैलरीज हैं उनका जो ब्यौरा है वो निश्चित समय पर दिया जाएगा, लगभग 15,000 भारतीय तटरक्षक कर्मियों के वेतन का। ठीक है, और इसका उद्घाटन किसने किया है? इसका उद्घाटन किया है CGDA श्री रजनीश कुमार ने, जो रक्षा लेखा महानियंत्रक हैं, उन्होंने इसका उद्घाटन किया है। ये पद्मा जो भुगतान प्रणाली है इसका तो ये भी आप याद रखिएगा, इसका आपसे क्वेश्चन आ सकता है कि पद्मा भुगतान प्रणाली, केंद्रीकृत भुगतान प्रणाली है, इसका उद्घाटन किसके द्वारा किया गया है? तो रक्षा लेखा महानियंत्रक श्री रजनीश कुमार द्वारा। ठीक है,
और इसके जो यूज़ है वो किस किस पर्पज़ से इसको स्टार्ट किया गया था। जो भारतीय तटरक्षक कर्मी हैं उनकी सैलरी का टाइम पर विवरण सुनिश्चित करने के लिए, ठीक, इसलिए इस प्रणाली को स्टार्ट किया गया है। अब भारतीय तटरक्षक की अगर बात की जाए तो इसके महानिदेशक हैं वो हैं वीरेंद्र सिंह पठानिया, और इसकी स्थापना हुई है 1 फरवरी 1977 में। जो भारतीय तटरक्षक बल है इसकी स्थापना हुई है 1 फरवरी 1977 और इसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में। ठीक, ये सारे पॉइंट्स आपके लिए इंपॉर्टेंट है। नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इस्कंदर एम मिसाइल प्रणाली किस देश से संबंधित है। इस्कंदर एम मिसाइल प्रणाली कौन सी कंट्री से रिलेटेड है? चीन, रशिया, अमेरिका या इजराइल? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 2 रशिया। जी हाँ, इस्कंदर एम मिसाइल जो है रशिया से रिलेटेड है, लेकिन हाल ही में रशिया ने अपने जो पड़ोसी देश है बेलारूस, उसको इस्कंदर एम मिसाइल प्रणाली देने का मन बनाया है। अब देखिए, ये जो इस्कंदर एम मिसाइल है ये 9K720 इस्कंदर को रशियन सेना ने बनाया, जैसा कि मैं आपको बता चुकी हूँ। यह एक मोबाइल शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल है। किस तरह की मिसाइल है? ये मोबाइल शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल है। और इस्कंदर पर जो इसका डिज़ाइन किया गया है वो कब डिज़ाइन किया गया था? वो किया गया था दिसंबर 1988 में इस मिसाइल को बनाना स्टार्ट किया गया था। और जो यूक्रेन रशिया वॉर हुआ ना, उसमें भी रशियन द्वारा जो आक्रमण किया गया था यूक्रेन में, इस्कंदर एम मिसाइल का यूज़ किया गया है। और इस्कंदर एम मिसाइल के बारे में एक चीज़ और बता दूं, ये मिसाइल न्यूक्लियर वॉर, जो परमाणु वॉर होते हैं, वो करने में भी सक्षम है। ठीक है, इससे पहले जो इस मिसाइल का यूज़ किया गया था वो किया गया था जॉर्जिया और सीरिया का जो युद्ध हुआ था, जॉर्जिया और सीरिया के युद्ध में ये इस्कंदर एम मिसाइल का यूज़ हो चुका है इससे पहले। ठीक है, ये था इस्कंदर एम मिसाइल के बारे में। इस्कंदर एम मिसाइल के बारे में हाल ही का जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि रशिया द्वारा बेलारूस के लिए ये मिसाइल दी जा रही है। किसके द्वारा? रशिया द्वारा। कौन सी कंट्री को दी जा रही है? पड़ोसी देश बेलारूस को। ठीक है, बेलारूस को। ये पॉइंट आप याद रखिएगा। नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज भारत और किस देश के बीच में समन्वित गश्ती अभ्यास IND कॉर्पोरेट 2022 का 38वां संस्करण हुआ है। कौन से नंबर का एडिशन था? 38 नंबर का एडिशन। आप जरूर याद रखिए क्योंकि आपसे ना कुछ एक्सरसाइज के एडिशन भी पूछे जा सकते हैं कि कौन से नंबर का एडिशन है। तो ये था 38 नंबर का। ओके, तो ये हुआ था कहाँ? वियतनाम, इजराइल, इंडोनेशिया, अमेरिका। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 3 इंडोनेशिया। जी हाँ, इंडोनेशिया में हुआ है। इंडोनेशिया की कैपिटल है जकार्ता और यहाँ चलता है इंडोनेशियाई रुपया, यहाँ की करेंसी है। जकार्ता यहाँ की कैपिटल है, इंडोनेशियाई रुपया यहाँ की करेंसी है। अब देखिए, ये जो एक्सरसाइज है गश्ती एक्सरसाइज को क्या कहते हैं? कॉर्पेट। गश्ती मीन्स क्या होती है? कॉर्पेट एक्सरसाइज। अब ये जो एक्सरसाइज है इसका पर्पस क्या है? ये एक्सरसाइज इसलिए की जाती है जो नौसेना है उनके बीच में आपस में अंतःक्रियाशीलता को बनाए रखना, जो मछली जो अवैध रूप से मछली पकड़ते हैं और समुद्र की डकैती हो गया, आतंकवाद हो गया समुद्री, तो उन सब चीज़ों को रोकने के लिए एक्सरसाइज कंडक्ट कराई जाती है। ओके, और इंडोनेशिया में ये इस साल की जो आयोजित हुई है 38 नंबर की, वो इंडोनेशिया में हुई है। अब देखिए, ये जो एक्सरसाइज है ये जो इंडिया में जो हुई थी, ये कहाँ हुई? अंडमान सागर और मलक्का जल डमरू मध्य। ठीक है, अंडमान सागर और मलक्का के बीच में इसका जो आयोजन किया गया था वो 13 जून से 24 जून तक किया गया है। और 13 जून से जो 15 जून तक आयोजन हुआ था, ये हुआ था पोर्ट ब्लेयर में, इंडोनेशिया नौसेना की इकाई। ये जो 13 से 15 जून तक आयोजन हुआ था ये हुआ था पोर्ट ब्लेयर में। और ANC की यात्रा द्वारा फिर अंडमान और सागर में जो दूसरा चरण हुआ था, समुद्री चरण, वो हुआ था 23 से 24 जून के बीच में। ठीक है, अब देखिए, दोनों जो देशों की सेनाएं 2002 से अंतर्राष्ट्रीय समुद्री सीमा रेखा गश्ती अभ्यास जो कॉर्पोरेट एक्सरसाइज कर रही है इंडोनेशिया और इंडिया, ये कब से कर रही है? ये कर रही है सन 2002 से। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज NCC पुनीत सागर अभियान में कितने केंद्रशासित कैडेटों को शामिल किया गया था? NCC पुनीत सागर अभियान है, इसमें कितने यूनियन टेरिटरीज के कैडेटों को शामिल किया गया है? 3, 5, 6 या 4? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, और ये जो पुनीत सागर अभियान है इसका पर्पस बेसिकली ये क्यों स्टार्ट किया गया है? जो समुद्र के आसपास जो अपशिष्ट पदार्थ हैं, वो कचरा कलेक्ट हो जाता है, प्लास्टिक मटेरियल है, उसमें कमी लाना, उसको रोकने के लिए NCC पुनीत सागर अभियान की शुरुआत की गई है। ये है पुनीत सागर अभियान का पर्पस। अब देखिए, ये जो अभियान है जैसे कि मैं आपको बता चुकी हूँ क्यों शुरू किया गया था, जो समुद्र में प्लास्टिक मटेरियल है उसको रोकने के लिए, और इसकी शुरुआत की गई थी दिसंबर 2021 में। ठीक,
और ये 10 राज्यों में और 4 केंद्र शासित यूनियन टेरिटरीज में, और राज्य भी आपसे पूछा जा सकता है कितने स्टेट में स्टार्ट किया गया, तो 10 राज्यों में स्टार्ट किया गया था और 4 यूनियन टेरिटरीज में स्टार्ट किया गया है, केंद्र शासित प्रदेशों में। और इसमें लगभग 74,000 कैडेटों को शामिल किया था। कितने थे टोटल? 74,000 लगभग। ठीक, अब देखिए इस अभियान के दौरान विभिन्न स्थानों पर ड्राइंग, निबंध लेखन, पोस्टर मेकिंग, कविता, वाद विवाद प्रतियोगिता आदि का आयोजन किया गया था। और ये जो पुनीत सागर अभियान चला था ना, ये 5 जून तक चला था। अब 5 जून को क्या मनाया जाता है? विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है ना, विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है 5 जून को। और इस साल जो विश्व पर्यावरण दिवस मनाया गया था वो इसकी जो मेजबानी की है वो की है स्वीडन ने। इस साल की जो थीम थी ओनली वन अर्थ, ये है इस साल की विश्व पर्यावरण दिवस की थीम, ओनली वन अर्थ। और स्वीडन में इस जो विश्व पर्यावरण दिवस की इस साल की मेजबानी की है 2022 की, वो की है स्वीडन ने। और 5 जून को हम हर साल विश्व पर्यावरण दिवस मनाते हैं। और ये अभियान जो चला है एनसीसी पुनीत सागर अभियान 5 जून तक चला था। ठीक, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज रक्षा मंत्रालय ने डीआरडीओ की टीडीएफ योजना के लिए कितने करोड़ रुपए तक फंडिंग को बढ़ाया है? डीआरडीओ की जो टीडीएफ योजना है इसके लिए कितने रुपए की फंडिंग को बढ़ा दिया गया है? 40 करोड़, 50 करोड़, 45 करोड़ या 55 करोड़? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 2, 50 करोड़। देखिए ये जो पहले फंडिंग थी ना, ये पहले 10 करोड़ थी, अभी इसको बढ़ाकर 50 करोड़ कर दी गई है। ठीक है, इसकी घोषणा किनके द्वारा की गई थी? रक्षा मंत्री जो है हमारे राजनाथ सिंह द्वारा। और पहले जो टीडीएफ योजना के तहत जो फंडिंग थी वो थी पहले 10 करोड़ पे, और 10 करोड़ से कितनी कर दी गई है? 10 करोड़ से कर दी गई है 50 करोड़ पे। और डीआरडीओ की अगर बात की जाए तो डीआरडीओ की स्थापना 1958 में हुई है। इसका हेडक्वार्टर इज इन न्यू दिल्ली। ओके, नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है सुरक्षा मंथन 2022 का आयोजन किस राज्य में हुआ है? राजस्थान, उत्तर प्रदेश, जम्मू कश्मीर या पश्चिम बंगाल? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 1, राजस्थान। जी हाँ, राजस्थान के जोधपुर में हुआ है। जो सुरक्षा मंथन 2022 का आयोजन है राजस्थान के जोधपुर में हुआ है। और राजस्थान के जो बीकानेर है यहाँ अल नजहा एक्सरसाइज हुई है, अल नजहा एक्सरसाइज। और ये जो एक्सरसाइज होती है ये होती है ओमान और भारत के बीच हुई है। किसके बीच में हुई है? अल नजहा एक्सरसाइज भारत और ओमान के बीच में, और राजस्थान के बीकानेर में हुई है ये वाली एक्सरसाइज। ठीक, ये आप याद रखिए। और सुरक्षा मंथन 2022 का आयोजन जो हुआ है राजस्थान के जोधपुर में हुआ है। ठीक है, और राजस्थान में जो है आंचल अभियान की शुरुआत भी की गई है। हाल ही में आंचल अभियान किससे संबंधित है? राजस्थान से संबंधित है। ये सारे पॉइंट्स आप याद रखिएगा। ठीक, चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए जून से रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर है वो मैं आपको टॉपिक वाइज कंप्लीट करा रही हूँ। इससे पहले मैंने स्पोर्ट्स का सेशन लिया है, समिट्स का सेशन लिया हुआ है और अपॉइंटमेंट्स भी कंप्लीट कराई हैं जो जून मंथ्स की थी। और आज मैंने सेशन लिया था आपका डिफेंस रक्षा से रिलेटेड क्वेश्चंस का। मैं आपके लिए ऐसे ही सारे जो टॉपिक वाइज करंट अफेयर है वो पूरा कंप्लीट करा रही हूँ, जिससे कि आपको बहुत ईजी होगा करंट अफेयर को पढ़ना अगर आप टॉपिक वाइज करंट अफेयर को कंप्लीट करते हैं। और मैं आपको पूरा डिटेल में कंप्लीट करा रही हूँ, क्योंकि एग्जाम में कहीं से भी कोई भी पॉइंट पूछा जा सकता है। इसलिए मैं आपके लिए सारे टॉपिक वाइज सेशन लेकर आ रही हूँ। इसलिए इन सेशंस को ज़्यादा लोगों तक पहुँचाइए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा। इसी तरीके से मैं आपके लिए सारे सेशन, सारे टॉपिक वाइज सेशन डिटेल में कंप्लीट कराऊंगी। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।